नमस्कार साथियों। आज जो अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो अपन चर्चा करने जा रहे हैं भारत और चीन के बीच जो स्थिति बनी हुई है, सिर्फ सरकारों के बीच नहीं, आम जनता के बीच भी ये क्या नाम से एक इशू बना हुआ है, बहुत बर्निंग इशू बना हुआ है कि चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए। तो चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए, इसमें गवर्नमेंट कितना कर सकती है और हम लोग कितना कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट जो करेगी वो कितना कारगर होगा और हम जो करेंगे वो कितना कारगर होगा, इसकी चर्चा हम आज करना चाहते हैं। और कितना फायदा भारत की इकोनॉमी को हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है, सरकार के हाथ में कितना है और हम लोगों के हाथ में कितना है। तो समाज में जो आज हर जगह ये माहौल बना हुआ है कि भाई चीन का सामान का बायकॉट करें, चीन के सामान का बायकॉट करें। भारत की अगर हम बात करें तो भारत चीन से बहुत सी चीजों का आयात करता है, जिसमें खिलौने हैं, खिलौने का आयात करता है भारत, ठीक है। विद्युत उत्पादों का क्या नाम से आयात करता है भारत। दूरसंचार है, मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स का आयात करता है भारत। खिलौनों का आयात करता है भारत। दूध उत्पादों का, दूध का नहीं, डेयरी प्रोडक्ट का क्या करता है भारत, आयात करता है, ठीक है। ऐसे कई उत्पाद हैं जिनका भारत क्या करता है, आयात करता है, ठीक है। हमारे घर में विद्युत के, जैसे हम दीपावली पे जो भी झल्लरें लगाते हैं, मकान को सजाने के लिए जो लाइटिंग करवाते हैं, उनमें उनमें मैक्सिमम जो लाइट्स होती हैं वो चीनी होती है, ठीक है। चीनी बाजार की वो सामान यहाँ पर हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, और हम जो बेचते हैं चीन को, वो हम चीन को केवल और केवल अपने कृषि कुछ उत्पाद बेचते हैं, ठीक है। हम अपना जो हीरा उत्पादन हमारा होता है उसका 36% क्या नाम से हम हीरा चीन को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, ठीक है। और हम स्टील जो क्या नाम से स्टील चीन को भेजते हैं, हम लोहा अयस्क चीन को भेजते हैं, ठीक है। और मतलब हमारा जो टोटल निर्यात है उस टोटल निर्यात का 8% हम क्या करते हैं, चीन को भेजते हैं। और चीन अपने कुल निर्यात का केवल 2% भारत को क्या करता है, निर्यात करता है। इसका मतलब अंतर बहुत बड़ा है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो अंतर बहुत बड़ा है। भारत अपने 100% का 8% क्या नाम से एक्सपोर्ट करता है, किसके लिए, चीन के लिए। और चीन अपने 100% का केवल 2% क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, किसके लिए, भारत के लिए। अगर ये हो जाए कि भारत आयात अगर बंद कर दे चीन से, ठीक है, तो भारत अगर चीन से आयात अगर बंद करता है तो नुकसान चीन को उतना नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि चीन तो केवल 2% पहुंचाता है अपने टोटल किसका, निर्यात का। जो उसका 100% है उसका केवल 2% भारत को पहुंचाता है। अब अगर भारत बंद करेगा तो ये भी तय है कि चीन भी बंद कर देगा। और अगर चीन बंद कर देगा भारत से आयात, तो भारत का कितना परसेंट, 8% खरीदता है कौन, चीन। कितना परसेंट खरीदता है, 8%। तो भारत को ज्यादा नुकसान है। एक तो नजरिया, एक तो ये भी, इससे इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, क्या सरकार निर्यात को, या सॉरी, कि सरकार चाइना से आयात को बंद कर सकती है क्या? तो ये सरकार निर्यात और आयात दोनों बंद नहीं कर सकती। मतलब आयात इसलिए बंद नहीं कर सकती क्योंकि चाहते हुए भी आयात बंद नहीं कर सकती भारत सरकार। क्यों? क्योंकि विश्व व्यापार संगठन जो 1995 में स्थापित हुआ था, इसका मुख्यालय है इस समय कहां पर, जिनेवा में, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन क्या है कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के व्यापारिक संबंधों को क्या करता है, वो देखता है। और किसी भी तरीके का विवाद अगर दो व्यापार संबंधों को लेकर देशों के बीच होता है तो वो उसके निपटारे का काम करता है और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संबंध बनाए रखने का काम करती है कौन, WTO। तो जो विश्व व्यापार संगठन है उसके ये नियम है कि आपके किसी भी देश के साथ अगर भारत के, चीन और भारत के बीच कितने भी तनाव क्यों ना बने रहें, लेकिन दोनों देशों के आयात निर्यात बंद नहीं होंगे, ठीक है। आयात निर्यात बंद नहीं होंगे क्यों? वो किसी भी कंडीशन को कोई अगर एक वाजिब वजह देकर आप बंद कर सकते हो, एक वाजिब वजह देकर। जैसे अभी निर्मला सीतारमण ने अभी बोला है कि हमने डेयरी प्रोडक्ट को बंद कर दिया है, कहाँ के, चीन के। क्यों कर दिया है? क्योंकि उन्होंने वहां पर एक वाजिब कारण रखा कि गुणवत्ता में क्या थी, कमी थी। कुछ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने मोबाइल्स को भी क्या कर दिया है, बंद कर दिया है इन वहां से आयात करना चीन से। क्यों? क्योंकि उनमें जो EMI नंबर जो होता था वो जिन मोबाइल्स में नहीं था उनको हमने क्या कर दिया है, बंद कर दिया। तो वाजिब वजह देकर आप बंद कर सकते हैं, लेकिन दो देशों के बीच अगर तनाव की स्थिति है तो भी आपको व्यापारिक संबंध बनाए रखना पड़ेंगे। ऐसे WTO के क्या है, नियम है।
तो डब्ल्यूटीओ के नियम के अधीन है भारत, इसीलिए भारत सरकार बंद नहीं कर सकती। भारत को तो क्या करना पड़ेगा, आयात करना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भारत आयात करता है तो फिर मार्केट में क्या आएगा, सामान आएगा। अब मार्केट में जब सामान आता है तो मार्केट भारत सरकार नहीं चला रही है, भारत सरकार तो बल्क में ले सकती है, आयात कर सकती है, लेकिन उसको परचेस करने वाले खरीदार कौन है, हम हैं। अगर हम ही खरीदारी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, मार्केट में यहाँ पर मार्केट गिरने लगेगा। जब मार्केट गिरने लगेगा, जब मार्केट में उसके क्या नाम से प्रोडक्ट क्या नाम से सेल नहीं होंगे, तो फिर वो चीन क्या करेगा, धीरे धीरे अपने यहाँ उनके जो निवेशक होंगे वो निवेशक भारत में निवेश करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है, या कम कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर इतना कुछ नहीं कर सकती जितना हम कर सकते हैं। हम चीजों को खरीदना बंद अगर कर देंगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरी बात अब ये है कि गवर्नमेंट चलो इतना नहीं कर सकती, आयात नहीं कर सकती, तो क्या गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये प्रश्न हो सकता है। क्या गवर्नमेंट के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि वो चीन के लिए कुछ कर सके? तो हाँ, एक विकल्प है गवर्नमेंट के पास, वो विकल्प है क्या, एंटी डंपिंग टैक्स। एंटी डंपिंग टैक्स क्या होता है, तो एंटी डंपिंग को समझने से पहले हम डंपिंग शब्द की चर्चा करते हैं कि डंपिंग क्या होता है। तो जो डंपिंग टैक्स है, इस डंपिंग का मतलब होता है कि कोई भी उत्पादक अगर देश है, ठीक है, जैसे फर्ज कर लो कि चाइना को हम ले लें, चाइना को हमने ले लिया, चाइना का एक उत्पाद है, फर्ज कर लो मोबाइल है, वीवो का मोबाइल है, या उसका कोई खिलौना है, या उसका कोई क्या नाम से इलेक्ट्रिक क्या नाम से कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, मार्केट में है, और उसी की फैसिलिटी जो वो दे रहा है, कौन, चाइना दे रहा है अपने मोबाइल में, सेम वही प्रोडक्ट भारत में मिलता है, फर्ज करो 1000 रुपए का, ठीक है, और चाइना उसको देता है, चाइना का सेम फीचर्स वाली चीज चाइना की हमें 700 रुपए में मिलती है। तो मैं और आप खरीदना क्या पसंद करेंगे, 700 वाली चीज, ठीक है। अब क्या होगा, 700 वाली चीज हम इसलिए खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि 300 रुपए का हमें वहां पर बेनिफिट मिल जाता है। तो गवर्नमेंट इतना कर सकती है कि गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो डंपिंग है, इसको बोला जाता है डंपिंग। डंपिंग का मतलब समझ आया? डंपिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी उत्पादक देश अपने प्रोडक्ट को जब किसी दूसरे देश के लिए निर्यात करता है तो उसकी जो लागत कीमत से भी कम कीमतों पर वो क्या कर देता है, दूसरे देश में उतार देता है। तो उससे क्या होता है कि उस देश के प्रोडक्ट की वैल्यू, उस देश के प्रोडक्ट की मार्केटिंग वैल्यू, या हम कहें कि ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट है, एमआरपी है, वो एमआरपी किस चाइना के या दूसरे निर्यातक देश के जो डंपिंग कर रहा है उसकी अपेक्षा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी घरेलू जो प्रोडक्ट होंगे उसकी कीमत ज्यादा होगी, और जो प्रोडक्ट लागत कीमत से कम पर बेचे गए हैं उसकी कीमत क्या होगी, कम होगी। और कम होगी तो लोग वही खरीदेंगे जो क्या होगा, कम में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक जैसे फीचर्स मिलेंगे तो आप सस्ती चीज को खरीदना पसंद करोगे। यहां पर जो अंतर देखने को मिलता है कि भाई 700 1000 रुपए की चीज थी अपनी भारतीय और 700 रुपए की चीज थी चाइनीज, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एंटी डंपिंग लगा सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। और ये एंटी डंपिंग जो ड्यूटी होती है, इससे क्या होता है कि जो बीच का जो अंतर है, इस अंतर को वो पाट सकती है। मतलब जो चीज, जो फीचर्स की चीज आपको 1000 रुपए में यहां पर मिल रही थी, भारत की चीज थी, भारत का उत्पाद था, और चाइना की 700 में मिल रही थी, तो एंटी डंपिंग के जरिए वो ये कर सकती है कि 700 की चीज को लाके 1000 तक कर सकती है। इससे क्या होगा, दोनों चीजें कैसी होंगी, सेम रेट में क्या होंगी, सेल की जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जब सेम रेट में सेल की जाएंगी तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि फिर आप ये कहेंगे कि अब हमें चाइनीज चीज नहीं लेना, हमें क्या लेना है, हमें भारतीय चीज लेना है। तो एंटी डंपिंग ये कर सकता है कि बीच का जो क्या नाम से जो रेट का जो अंतर है, उस रेट के अंतर को क्या ला सकती है, लेवल पर ला सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। और ये एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र का क्या है, एक कानून है, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है तो फिर सरकार ऐसा करती क्यों नहीं है ना। प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट, अगर ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट करती क्यों नहीं है ऐसा? तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ये केवल 5 साल के लिए कर सकती है। मतलब ये कि डब्ल्यूटीओ का ये नियम है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाई जाती है वो 5 वर्ष के लिए लगाई जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि डब्ल्यूटीओ में एक सनसेट मीटिंग जिसको बोला जाता है सनसेट समिट, तो सनसेट समिट बुलाई जाती है, और उस सनसेट समिट में इसी कानून के, इसी क्या नाम से, इसी कानून के चलते अनुच्छेद 11.3 भारतीय संविधान का नहीं, डब्ल्यूटीओ का, विश्व व्यापार संगठन की जो नियमावली है उसके अनुच्छेद 11.3 के तहत
ऐसा किया जा सकता है कि फिर इस एंटी डंपिंग ड्यूटी को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये कि एंटी डंपिंग अगर प्रारंभिक तौर पर लगाई जा सकती है तो 5 वर्ष के लिए, तो गवर्नमेंट केवल क्या कर सकती है, आपकी कीमतों को बांट सकती है, बराबर लेवल में ला सकती है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, बस इतना गवर्नमेंट कर सकती है, इससे ज्यादा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ठीक है। अब एंटी डंपिंग से क्या होगा? एंटी डंपिंग से ये होगा कि अगर कीमतें बराबर होंगी तो मार्केट में जो क्या नाम से कंज्यूमर्स हैं, वो कंज्यूमर क्या करेंगे, अपने घरेलू चीजों को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। और जब घरेलू चीजों को खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा कि फिर जो निवेशक हैं, कहाँ के? चाइना के, वो चाइना के जो निवेशक हैं, वो चाइना के निवेशक भारत में निवेश करना क्या कर देंगे, धीरे धीरे कम कर देंगे। और फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर ये भी नहीं कहा जा सकता WTO केवल सरकार के लिए कानून बना सकती है, हम लोगों के लिए कानून नहीं बना सकती। हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, ये हम पर डिपेंड करता है। तो हम चीजों को खरीदना अगर कम कर देते हैं, हम अगर चीजों को पूरी तरीके से नहीं खरीदेंगे, पूरी तरीके से बाइकाट कर देते हैं, तो कुछ हो सकता है। इस तरीके से चिल्लाने से कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी गवर्नमेंट के साथ होते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है, फर्ज कर लो, आप 1 मिनट सोचो, अगर गवर्नमेंट ने 1 मिनट के लिए सोच लें कि गवर्नमेंट क्या करे, आयात बंद कर दे। अब मुझे बताओ कि पूरे प्लास्टिक जो बनती है, उस प्लास्टिक का अगर हम घर अपने भारतीय उत्पाद की बात करें तो 55 से लेकर 60% प्लास्टिक के जो सामान मिलते हैं वो चाइनीज होते हैं। हमारे यहाँ जो खिलौने हैं, मतलब पिछले में 20% इटली का क्या था, उस पर होल्ड था 20%, ठीक है, और 60% क्या नाम से क्या था, इसका चाइना का होल्ड था। अब धीरे धीरे जो भारतीय खिलौने के बाजार थे, वो भारतीय खिलौने के बाजार क्या होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं। तो भारत में जो खिलौने हमें देखने को मिलते हैं, वो खिलौने भी क्या हैं, चाइनीज खिलौने हैं। तो वो खिलौनों का व्यापार भारत में धीरे धीरे ठप हो गया है, धीरे धीरे और मार्केट भी ठप हो गई है। तो इससे ये होता है कि हम अगर चीजों को नहीं खरीदेंगे तो वो निवेशक जो चाइनीज होंगे, वो चाइनीज निवेशक भारत में निवेश करना क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो भारत का जो उत्पाद होगा, भारत का जो घरेलू प्रोडक्ट होगा, वो घरेलू प्रोडक्ट को अपनी सही कीमत मिलने लगेगी और धीरे धीरे मार्केट में चाइनीज सामान नहीं मिलेगा। अब नुकसान भारत को क्या है, तो भारत को तो वो केवल कितने % दे रहा है, भारत को अपने कुल निर्यात का कितने % दे रहा है, 2%। और भारत कितना पहुंचा रहा है, 8%। तो ज्यादातर तो भारत को फायदा हो रहा है एक अपने घरेलू स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही नहीं हो रहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्तर पर नहीं हो रहा, लेकिन 8% एक बड़ा रेशियो होता है, कोई छोटा क्या नाम से नंबर नहीं है। 8% एक बड़ा नंबर है जो अपने कुल निर्यात का इतना पहुंचाता है। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट ये करे कि वहां से जो चीजें हैं उनका लाना अगर बंद कर दे, तो अभी तत्काल इतनी व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। जितना कोई चीज कंज्यूम हो रही है तो कंपनी एकदम अगर लगाएगी सरकार, तो शुरुआत में बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये धीरे धीरे होगा। इसमें हम ही बहुत कुछ कर सकते हैं, सरकार इसमें बहुत कम कर सकती है, केवल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। जैसे मैं आपको थोड़ा इतिहास की तरफ लेके जाऊं, 1769 के दौर में ये था कि भारत का जो क्या नाम से कपड़ा का व्यापार था, कपड़े का व्यापार था, तो भारत का जो कपड़े का व्यापार था, तो इंग्लैंड में जब भारत से माल इंग्लैंड जाता था तो उस समय भारत में क्या था, कंपनी का शासन था। तो भारत का जो कपड़ा इंग्लैंड जाता था उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि भारत का सामान इंग्लैंड में महंगा हो गया, भले ही भारत के सामान को वो पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो महंगा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टैक्स ज्यादा ले लिया, तो भारत का सामान वहां महंगा हुआ। इससे क्या हुआ, वहां के जो लोग थे उन लोगों ने भारत के सामान को खरीदना धीरे धीरे बंद कर दिया। लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। तब पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ तो 19वीं सदी के प्रारंभ में ये हुआ कि 19वीं सदी के प्रारंभ में फिर क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि भारत का पूरी तरीके से होल्ड था कपड़े के मार्केट पे, तो फिर क्या किया ब्रिटिश सरकार ने कि 19वीं सदी के प्रारंभ में जो भारत का जो रेशमी और सूती कपड़ा था, तो रेशमी कपड़े के ऊपर 27% टैक्स लगाया और अपना जो सूती कपड़ा जाता था आप वहां पर 71% क्या किया गया, टैक्स लगाया गया, जो भारत से इंग्लैंड जाता था। तो आप सोचो, अगर सूती कपड़े पर 71% टैक्स सरकार इंग्लैंड में घुसने पर लगा रही है, तो फिर इंग्लैंड में वो कितना महंगा होगा। तो क्या इंग्लैंड के लोग उसको खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो सस्ता होगा। और ये करना क्या था, ये करना ये था कि भारत की मार्केट को गिराना था। इसलिए भारत के जो ब्रिटिश सरकार ने इतना ज्यादा टैक्स लगाया, 71% टैक्स किस पर, सूती कपड़े पर, 27% टैक्स लगाया किस पर, आपके
क्या नाम से, रेशमी कपड़े पर, ठीक है। और फिर 1840 की एक संसदीय रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो वहां पर यह था कि भारत के और जो इंग्लैंड से कपड़े आते थे, भारत जो इंग्लैंड से कपड़े भारत आते थे उनमें सूती कपड़े पर केवल 3.5% और हमारा सूती पर कितना, 71%। तो सोचो जब इंग्लैंड से कोई सामान भारत आ रहा है केवल 3.5% पर, तो वो सामान सस्ता होगा, और भारत का सामान इंग्लैंड जा रहा है 71% से, वो इंग्लैंड में महंगा होगा, तो भारत का सामान भारत में तो खरीदा जाएगा। लेकिन उन्होंने केवल 3.5% लगाया, मशीन से उसको बनाया, तो वो माल और सस्ता हुआ। तो भारतीय लोगों में क्या हुआ, इंग्लैंड ब्रिटिश जो क्या नाम से व्यापार था वो धीरे धीरे फलने फूलने लगा। फिर यही चीज अगर हम ये देखें कि अब भारत का सामान जो जाता था, तो भारत का जो सामान जाता था इंग्लैंड में 1840 की संसदीय रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूं कि 30% टैक्स लिया जाता था भारत का गर्म कपड़ा जब इंग्लैंड जाता था, 20% टैक्स लिया जाता था रेशमी पर, 10% टैक्स लिया जाता था किस पर, सूती कपड़ों पर। ये इंग्लैंड जाने पर टैक्सेस होते थे। इससे क्या होता था कि इंग्लैंड में मार्केट गिर गई, किसकी, भारतीय बाजार की। तो हमें ये एंटी डंपिंग जो टैक्स है वो शायद इस तरीके का काम कर सकता है कि वहां की रेट भारत के रेट की बराबर हो जाएंगी, वहां के प्रोडक्ट की रेट्स। तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम चीन के क्या नाम से सामान को खरीदना बंद कर देंगे धीरे धीरे। तो क्यों, क्योंकि अब हमें बराबर कीमतों में एक ही फीचर्स की चीजें मिलेंगी, तो फिर हम इस तरीके से हम केवल बायकॉट कर सकते हैं। सरकार के ऊपर निर्भर रहना मैं कहूँगा ठीक नहीं है, सरकार नहीं कर सकती, वो मजबूर है। अभी फरवरी की एक रिपोर्ट है, ठीक है, 2018-19 की, 2018-19 की अगर हम रिपोर्ट में देखें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो भारत का चीन के साथ हुआ, वो टोटल जो व्यापार हुआ वो 87.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ टोटल व्यापार। इस टोटल व्यापार में भी अगर हम ये देखें कि इस टोटल व्यापार के अंदर भी भारत ने जो आयात किया वो टोटल कितने रुपए का किया, 70.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, 70.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान खरीदा, और भारत ने जो बेचा वो 16.75 बिलियन डॉलर का सामान बेचा। अब इन दोनों के बीच जो अंतर निकल कर आता है, यानी भारत ने जितने का सामान खरीदा और जितने का चीन को दिया, वो टोटल अंतर निकल कर आता है 53.57 अमेरिकी बिलियन डॉलर का। तो इतना घाटा रहा, व्यापारिक घाटा किसको, सरकार को, लेकिन फिर भी खरीदना है, ठीक है। तो आप हम इतना कर सकते हैं कि हमारे जो निर्यात हैं उनसे हमें फायदा है, और उसका जो निर्यात जो वो हमें निर्यात करता है उससे अपने को ज्यादा फायदा है, ठीक है। इसलिए अपन बंद नहीं कर सकते। अगर अपन उसका आयात बंद करेंगे, लेना बंद करेंगे, तो चाइना भी अपना सामान लेना बंद कर देगा। हमारी 8% जो टोटल व्यापार होता है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट केवल इतना ही कर सकती है जो मैंने बताया, हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, भारतीय चीज़ों को अपनाएं, अपनी चीज़ों को जो भी वोकल से क्या नाम से ग्लोबल बनाने वाली जो बात है उस पर चलें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में और कौंधेगा, वो ये कि चाइना ऐसा करता क्यों है, सस्ता बेचता क्यों है दूसरे देशों में। सस्ता इसलिए बेचता है दूसरे देशों में क्योंकि उसका क्या होता है, जब दूसरे देशों की इकोनॉमी को बेकार करने के लिए, ठीक है, और उसका सामान बल्क में बिकता है और बल्क में जाता है तो उसको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसके ज़्यादातर जो चाइनीज आइटम्स होते हैं वो सस्ते ही होते हैं। तो इसलिए उसका पास क्या है, उसका मार्केट पर होल्ड बना होता है। आप सोचो चाइना ने कितना अध्ययन किया होगा, आप किसी भी तीज त्योहार की बात कर लो आपको चाइनीज आइटम मिलेगा। तो इसका मतलब तो ये निकल के आता है साफ साफ कि कहीं ना कहीं उसने ऐसा जरूर किया होगा, चाइना ने इतनी अच्छी तैयारी की होगी हर देश की, हर देश के तीज त्योहारों को उसने देखा होगा, कौन से तीज त्योहार सबसे ज्यादा कब कब कहां कहां कौन कौन से मनाए जाते हैं। तो भारत का कोई भी त्योहार हो, दीपावली हो, होली हो, कुछ भी हो, कोई भी त्योहार हो, हर त्योहार के प्रोडक्ट आपको चाइनीज मिलेंगे। इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं भारत की प्रत्येक त्योहार के बारे में अध्ययन किया, स्टडी की, और उसके बाद उसने अपने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। भारत का माइंडसेट पढ़ा होगा, भारत के लोगों का माइंडसेट। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की को लेके गवर्नमेंट को केवल दोष देना, मैं गवर्नमेंट की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ कि हम अपनी तरफ भी देखें, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज के लिए अगर बुरा हो गया तो गवर्नमेंट करेगी, कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश में अगर हम किसी एक परिवार में रहते हैं तो परिवार में अगर कोई मुखिया है तो पूरी गारंटी मुखिया की नहीं होती, वहां पर हम जो लोग हैं परिवार के, हम जो सदस्य हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो हम एक देश के नागरिक हैं,
और हमें भी देश के प्रति कुछ ना कुछ करने के हमारे भी दायित्व हैं, तो अपने दायित्वों को पूरा करें। अगर बायकॉट करना चाहते हैं तो खुद से शुरुआत करें, ठीक है, तब जाके आप बायकॉट कर सकते हो। बाकी इस तरीके से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सोचें समझें। हम एक वीडियो और लेके मैं आपको आऊँगा जिसमें अपन ये देखेंगे कि भारत और चीन का जो क्या नाम से जो तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे सैनिकों की रक्षा के बारे में, ठीक है, सुरक्षा के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।